हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूजीसी नेट के सिलेबस में जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें उत्तर आधुनिकतावाद टॉपिक कराने वाली हूँ। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर एग्ज़ाम कभी दिया होगा तो देखा होगा, एक दो मतलब 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और कोई अन्य भी एग्ज़ाम अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, उसमें भी ये टॉपिक पूछे जाते हैं। ये टॉपिक काफ़ी नया है, तो इसीलिए इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, हर एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आज इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, और एक क्लास में मैं इसका पूरा टॉपिक करा दूंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड में शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करना फ्रेंड, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। मैंने थ्योरेटिकल पार्ट के अलावा एमसीक्यू भी बहुत सारी क्लासेस लेके आई हूँ। आप अगर पहली बार आए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करना, आपको काफ़ी अच्छी कंटेंट मिलने वाली है। और किसी वीडियो में अगर आपको पिक्चर क्वालिटी सही नहीं दिखती तो आप रेजोल्यूशन बढ़ा के, सेटिंग में जाके आप रेजोल्यूशन बढ़ा के देख लेना, तो आपको क्लियर दिखेगा। ऐसे आप मेरी आवाज़ भी सुन लोगे तो भी आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, इस नाम से तो आप काफ़ी वाकिफ होंगे। देखो, उत्तर आधुनिकतावाद, तो इसके जो मेन प्रवर्तक माने जाते हैं, मेन जो वो थिंकर माने जाते हैं, मिशेल फुकोल्ट उत्तर आधुनिक, उत्तर संरचनावादी एवं मार्क्सवादी विचारक है। जो फुकोल्ट हैं वो कौन क्या है, किस किस में आते हैं? ये उत्तर आधुनिक भी है, उत्तर संरचनावादी भी है, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड मार्क्सवादी भी हैं। मिशेल फुकोल्ट किसी भी प्रकार की व्यवस्था का विरोध करते हैं। वह इस मान्यता का खंडन करता है कि यदि व्यक्ति किसी व्यवस्था में रहेगा तो उसकी समस्या समाप्त हो जाएगी। वो इसका खंडन करते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई समस्या बना दिए, कोई मान्यता बना दिए, व्यवस्था बना दी, इससे मनुष्य की जो समस्या समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इस विचार पे वो अडिग थे। इसे उत्तर आधुनिकता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विवेक को भी सीमाएं निर्धारित करता है। एक्चुअल में ये उत्तर आधुनिकतावाद आपका आधुनिकतावाद का अपोजिट है, तो ये विवेक की सीमाओं को भी निर्धारित करता है। आगे है, इसके अनुसार पहले तो व्यक्ति के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया गया, फिर उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सजा का व्यवस्था की गई। मिशेल फुकोल्ट ने बताया है कि कोई भी व्यवस्था व्यक्ति के ऊपर कुछ न कुछ आरोपण करती है। इसी तरह उसने तर्क दिया कि जब लोगों को सुधारने के लिए जेल का आविष्कार हुआ तो उसके उपरांत अपराधों में कमी आनी चाहिए थी, जबकि ऐसा हुआ नहीं। अपराध बल्कि अपराधों की संख्या और अपराधियों की संख्या बढ़ती ही चली गई। फूको इसका उत्तर देता है कि कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जेल का प्रयोग व्यक्ति की आवाज को अनुशासन के नाम पर दबाने के लिए किया गया, ठीक है, वो ऐसा बोलते थे, तथा क्रांति की आवाज को छीन बना दिया गया। फुकोल्ट बताता है कि जब एक विशेष वर्ग अपनी भलाई एवं लाभ के लिए तथा कमजोर लोगों का शोषण करने के लिए तर्क का सहारा लेने लगा, अतः तर्क का प्रयोग शोषण के लिए किया जाने लगा, ठीक है। आगे फुकोल्ट बोलते हैं, फुकोल्ट एक ऐसे आधार की तलाश में था जिसके आधार पर पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था को नापाक सिद्ध किया जा सके, ठीक है। उसका मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था ने व्यक्ति को स्वयं से अलग कर दिया। पूंजीवादी व्यवस्था व्यक्ति को स्वयं से अलग कर दिया। इस व्यवस्था की एक प्रकृति होती है कि वह शक्ति का आरोपण करे जो बाध्यकारी होती है। इससे व्यक्ति की व्यक्तिगत एवं सृजन क्षमता समाप्त होती है। जो क्रिएटिव बनाने की क्षमता जो होती है वो उसकी समाप्त होती है। वह इसी से व्यक्ति को बचाना चाहते हैं। वे सत्य को सार्वभौमिक एवं निरपेक्ष स्वरूप को अस्वीकार करते हैं। वे बोलते हैं सत्य सार्वभौमिक और निरपेक्ष नहीं है, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार न्यूटन ने गति के सार्वभौमिक सिद्धांत को क्वांटम भौतिक के द्वारा परिवर्तित कर दिया, इसी प्रकार फ्रांसीसी विद्वान ने 1960 से 70 के दशक में आधुनिक विचारों
को परिवर्तित करके उत्तर आधुनिकता की नींव डाली। अब बोलिए कि उत्तर आधुनिकता की नींव कब पड़ी? 1960 से 70 के दशक में, ठीक है। इसके प्रतिपादकों में गिलीज, डेल्यूज, ल्यूस, इरिगरे, लियोटार्ड, मिशेल फूकोल्ट एवं डेरिडा आते हैं। इसके जो मुख्य मुख्य विचारक हैं, इनका नाम आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कौन कौन से विचारक हैं? देखो, क्या नित्से भी इसके विचारक हैं, इसके अलावा लियोटार्ड तो हो ही गए, फिर है जर्बन हैबरमास भी इसके हैं, ठीक है। मार्टिन हेडगेयर भी हैं, ठीक है। माइकल फूकोल्ट तो हो ही गए, और जैक डेरिडा हो गए, रिचर्ड रोटाल्ड ये भी हैं। चलो आगे पढ़ेंगे। ये रिचर्ड लोटार्ड भी हैं, फिर डेल्यूज हैं, इरिगर हैं, फिर आपको मैंने एक दो और नाम बताए ना आपको, नित्से हैं, नित्से के अलावा आपके ये मार्टिन हेडगेयर है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ देखो, नित्से आ ही गया नीचे। ऐसा माना जाता है कि उत्तर आधुनिकतावाद का आधार जर्मन दार्शनिक नित्से के विचारों में विद्यमान है, ठीक है। नित्से ने शून्यवाद का विचार देते हुए समाज में स्थापित सभी आदर्शों और मूल्यों को अस्वीकार किया था। क्योंकि जैसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बताती हूँ कि इनमें से कौन सा उत्तर आधुनिकतावाद से रिलेटेड नहीं है, तो आप सबका नाम जानोगे तो आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। अगला है डीकंस्ट्रक्शंस, विखंडनवाद। उत्तर आधुनिकतावाद का मूल आधार देरिडा का विखंडनवाद है। डी फॉर डेरिडा, डी फॉर डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है, याद रखना। जिसके अनुसार पाठक पाठ्य पुस्तक का अर्थ व्यक्तिगत रूप में विश्लेषित करेगा, लेखक के दृष्टिकोण को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। उसके अनुसार पाठ टेक्स्ट को बजाय संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट अथवा सामाजिक परिवेश एवं परिस्थिति में महत्व देती है। डेरिडा ने ऑफ ग्रामेटोलॉजी में अपने विचार व्यक्त किए। इसका प्रसिद्ध कथन है, द एंड ऑफ द बुक एंड द बिगनिंग ऑफ राइटिंग, ठीक है। द एंड ऑफ बुक एंड द बिगनिंग ऑफ राइटिंग। विखंडनवाद को स्पष्ट करते हुए वे प्लेटोस और फॉर्मेसी शब्द का प्रयोग किए, ठीक है। विखंडनवाद को स्पष्ट करते प्लेटोस और फॉर्मेसी का शब्द का प्रयोग किए तथा आर्क राइटिंग के द्वारा लेखन एवं बॉबी खंडन का प्रयास किया। 1960 के दशक में फ्रांस में इस आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके प्रतिपादक गिलीस, डेल्जियस हैं, जकर डेरिडा है, माइकल फूकोल्ट है, जीन लियोटार्ड है, मतलब वही जीन फ्रांसिस्को लियोटार्ड है। उत्तराधुनिकतावाद बहुलवाद और अनिश्चितता को स्वीकार करता है, ठीक। निश्चितता को नहीं, अनिश्चितता को स्वीकार करता है। ये किसी भी सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार नहीं करते, जैसा कि उदारवादी और मार्क्सवादी मानते हैं। इसके अनुसार विश्व का ज्ञान किसी वस्तुनिष्ठ रूप में नहीं हो सकता, जैसा कि प्लेटो, कांट जैसे विचारक ने विश्व को वस्तुनिष्ठ रूप में विश्लेषित करने का प्रयत्न किया। ये असहमति, असहिष्णुता तथा मतभेद को स्वीकार करते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु समय एवं संदर्भ के अनुसार निर्धारित होती है। उन्होंने आधुनिक विचारधाराओं के विश्व को समझने के सार्वभौमिक तरीकों को अस्वीकृत कर दिया। इन विचारकों में रिचर्ड रोर्टी भी सम्मिलित है। आधुनिक उदारवादी विचारक अपने विचारों को सार्वभौमिक मानते हैं तथा एकमात्र सत्य होने का दावा करते हैं, जिसके अतिरिक्त वह अपने विचारों को वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ रूप से प्रस्तुत करते हैं। आगे है, आधुनिक उदारवादी विचारकों का मानना है कि उसके विचार निरपेक्ष परंतु उत्तर आधुनिक विचारधारा उपयुक्त बातों का खंडन करता है। इस विचारधारा का मानना है कि ज्ञान सार्वभौमिक नहीं है बल्कि विखंडन होता है, ठीक है। ज्ञान सार्वभौमिक नहीं, इसका विखंडन होता है तथा समाज एवं संस्कृति पर आधारित होते हैं। प्रत्येक विचार सापेक्ष होते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों के अनुसार ज्ञान पूर्ण सत्य नहीं है, ठीक है। ज्ञान पूर्ण सत्य नहीं है, बल्कि ज्ञान उस व्यक्ति पर निर्भर है जो वस्तु के बारे में सोच रहा है। जैसे मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे पे ज्ञान है, ये नहीं कि वो मैं जो सोच रही हूँ वो सत्य ही है, ठीक है। व्यक्ति जो सोच रहा है उस पे है।
तथा उसे देख रहा है। अतः उत्तर आधुनिकतावादी ज्ञान की वस्तुनिष्ठा नहीं बल्कि आत्मनिष्ठा मानता है। ठीक है। मिशेल फुकोल्ट, अब इनके बारे में जरा हम देखते हैं। इस विचारधारा का समर्थन मिशेल फुकोल्ट जैसे विचारक करते हैं। फुकोल्ट ने राजनीतिक विज्ञान में प्रचलित शक्ति की परंपरागत मान्यताओं को अस्वीकार कर दिया। उसके अनुसार शक्ति न तो राज्य में निहित है और न ही वर्ग में केंद्रित है, बल्कि यह समूचे समाज में बिखरी हुई है। जैसे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, अर्थात शक्ति का कोई केंद्र नहीं होता। फुकोल्ट के अनुसार आधुनिक समाज में अस्पताल, जेल, विश्वविद्यालय जैसे माध्यम से व्यक्ति में अनुशासन का निर्माण किया जाता है। इसलिए शक्ति न केवल बिखरी होती है अपितु ये उत्पादक भी होती है। फुकोल्ट के अनुसार ज्ञान ही शक्ति है। ठीक है, ज्ञान ही शक्ति है। आगे है फुकोल्ट ने अपनी पुस्तक की बहुत इंपॉर्टेंट द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में लिखते हैं कि विज्ञान निरपेक्ष नहीं होता। ठीक है, विज्ञान निरपेक्ष नहीं होता बल्कि वो समाज, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, विज्ञान को भी वो निरपेक्ष नहीं मानते हैं और समाज में सभी लोग समान नहीं होते। इसलिए समाज में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं भी शक्ति संबंधों को परिभाषित करती है। इन्हीं शक्ति संबंधों से व्यक्ति को लैंगिकता का भी ज्ञान होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि ज्ञान से ही छात्रों, मरीजों और खिलाड़ियों में अनुशासन पैदा होती। किससे होता है? ज्ञान से। आगे फुकोल्ट के अनुसार व्यक्ति को अपने शरीर का ज्ञान होने पर ये जीनियोलॉजी ऑफ पावर शक्ति प्राप्त होती है तथा वर्तमान में शक्तियां सरकार से नहीं बल्कि शासन से प्राप्त होती है। इसके अनुसार इसके द्वारा सरकार विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की पहचान का निर्माण करती है, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि का निर्माण। इसीलिए फुकोल्ट ने शक्ति को ज्ञान के रूप में परिभाषित किया और इसे इन्होंने जैविक शक्ति, बायो पावर का नाम दिया, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि शक्ति संबंध ही ज्ञान पैदा करते हैं और शक्ति का कोई एक केंद्र नहीं होता। शक्तियां समाज में बिखरी रहती है। देखो, शक्ति कहीं एक जगह केंद्रित नहीं होती, शक्ति समाज में बिखरी होती है। इसका प्रभाव नीचे से ऊपर की तरफ होता है, जैसे कोशिकाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, फुकोल्ट के अनुसार समाज में जहां भी शक्ति का प्रयोग होगा उसका प्रतिरोध होना स्वाभाविक है। उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार पाठक यह निर्धारित करेगा कि लेखक या लेखन का अभिप्राय क्या है, न कि लेखक। ठीक है, हम पढ़ के उस पर क्या आशय निकालते हैं। देखो, एक ही चीज जो 10 लोग पढ़ेंगे, 10 लोग उसके अलग अलग परिप्रेक्ष्य निकालेंगे, तो वही उनकी बातें हैं। उत्तर आधुनिकतावादी इस बात पर बल देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण उसके सामाजिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से परिवेश पर निर्धारित होता है, इसलिए वह सत्य पर अपने दृष्टिकोण के अनुसार विखंडन करेगा। इसलिए उत्तर आधुनिकतावाद ज्ञान की निरपेक्षता और सार्वभौमिकता को अस्वीकार कर देते हैं और इसे विखंडित और सापेक्ष मानते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी विसंरचनावाद को स्वीकार करता है। विसंरचनावाद का सिद्धांत जैक डेरिडा ने दिया था। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये आता सीधे आ जाएगा। विसंबंधवादी या रिकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? जैक डेरिडा, याद रखना। विसंरचनावाद का यह मानना है कि अवधारणाएं, विचार, सिद्धांत तथा पूर्व अनुमान पुनर्संरचना किए जाते हैं, जैसे कि शब्द को परिवर्तित करके रचना को परिवर्तित किया जा सकता है। उत्तर आधुनिकतावादी मेटा नैरेटिव, ठीक है, ये भी याद रखना, उत्तर आधुनिकतावादी मेटा नैरेटिव को स्वीकार नहीं करते। मेटा नैरेटिव किसी विशेष ज्ञान की वैधता को स्वीकार करता है। यह सार्वभौमिकता, अंतिम सत्य को स्वीकार करता है। क्या बोलता है मेटा नैरेटिव? सार्वभौमिकता और अंतिम सत्य को स्वीकार करता है। यह मानता है कि समस्त संसार निश्चित उद्देश्यों के लिए संचालित हो रहा है। इस सिद्धांत की व्याख्या सबसे पहले जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड ने किया था, और किस पुस्तक में? द पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस, अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज, 1979 में। ठीक है, आगे है उत्तर आधुनिकतावादी नरेटिव को स्वीकार करता है। ठीक है, नरेटिव पॉली नरेटिव में, ठीक है, बहुल नरेटिव में, ये मेटा नरेटिव में नहीं, बहुल नरेटिव में। ठीक है, याद रखना। आगे इनकी जो बुक है वो बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप प्लीज लिख लेना इसे।
क्या क्या बुक है। और कालक्रमानुसार अभी तक तो नहीं आई, बट ध्यान रखना ऐसे कालक्रमानुसार ही इस बुक को दिया गया। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, डिसिप्लिन एंड द पनिश, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। ठीक है, 61, 66, 75, 76। ओके, लेट्स देखो, आर्कियोलॉजी एंड द जियोकोलॉजी। मिस्टर फुकोल के अनुसार ज्ञान ही सत्य है, ज्ञान ही शक्ति है, सॉरी ज्ञान ही शक्ति है। और ज्ञान की व्याख्या के लिए द आर्कियोलॉजी ऑफ द नॉलेज शब्द का प्रयोग किया। ज्ञान क्या है, ज्ञान की व्याख्या के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके अनुसार शक्ति से ज्ञान का निर्माण होता तथा शक्ति सामाजिक संबंधों में विद्यमान होती है। उसके अनुसार ऑर्डर ऑफ थिंग्स का अभिप्राय है भाषा व्याकरण द्वारा नहीं अपितु पाठक की चेतना एवं शक्ति संबंध द्वारा निर्धारित होती है। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 तथा डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट 1975 के अंतर्गत फुकोल्ट ने कहा है कि आधुनिक युग में व्यक्ति के व्यवहारवाद को नियंत्रित करने के लिए जेल एवं चिकित्सालयों का प्रयोग किया जाता है, अतः व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए दंड अथवा भय का प्रयोग नहीं किया जाता है। समाज के शक्ति संबंध ही उसका पहचान बनाते हैं। उसके अनुसार शक्तियाँ समाज से कैपिलरी की तरह फैली होती है, ये समूचे समाज में बिखरी होती है। सरकार के बजाय गवर्नमेंटलिटी के द्वारा सरकार व्यक्तियों की पहचान निर्मित करते हैं। आगे है, प्रत्येक शक्ति का विरोध भी विद्यमान होता है तथा शक्तियां नीचे से ऊपर जाती हैं। मेटा नैरेटिव का खंडन। देखो, लियोटार्ड के अनुसार आधुनिक युग में सार्वभौमिक मान्यता का निर्माण हुआ जो तकनीकी वैज्ञानिक वर्चस्व का परिणाम है। भाषाई प्रभुत्व के इस दौर को उन्होंने लैंग्वेज गेम का नाम दिया। भविष्य में सूचनाओं एवं तकनीकी की प्राप्ति के लिए संघर्ष होगा। उसके अनुसार कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के वर्तमान दौर में विचारों को वस्तुनिष्ठ बनाने की होड़ है, मूलतः आत्मनिष्ठ होते हैं। अगला है, अब ये सब विभिन्न थिंकरों की बुक्स है। देखो, ये तो आप पहले ही से पता है, आलमंड का सिविल कल्चर, ये ऐसे पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंट बुक दिया गया है। इससे रिलेटेड रॉबर्ट डल का हु गवर्नेंस, रॉल्फ हेडरडॉफ का क्लास एंड क्लासेस कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कार्ल ड्यूस का बहुत ये इंपॉर्टेंट है, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस एंड कंट्रोल्स, एंथनी डाउन्स का एन इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड ऑफ डेमोक्रेसी। ये ऐसे बुक का नाम दिया हुआ, ठीक है। आप ये, अच्छा यहाँ भी सारे बुक्स है, ठीक है, एक बार करा ही देती हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट बुक सारे हैं। देखो, हंटिंगटन का तो है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, डेविड स्टर्न का तो एंथनी डाउन्स का क्या है, एन इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, डेविड स्टर्न अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। सिमिल हंटिंगटन का बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। और बी ओ जूनियर का द रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्टोरल रैशनैलिटी इन प्रेसिडेंट वोटिंग, ठीक है। इनका है चार्ल्स एडवर्ड का है, लिंडवुलम का है द इंटेलिजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। फिर कैरोल पैटमैन का बहुत बार आया हुआ, लिपसेट का भी आया हुआ पॉलिटिकल मैन, लिपसेट याद रखना। कैरोल पैटमैन पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेसी थ्योरी, बेंजामिन बार्बर का स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स फॉर न्यू एज। फिर है, ठीक है, इसमें जितने भी बुक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना फ्रेंड्स। तो हमारा वो उत्तराधुनिकतावाद चैप्टर खत्म होता है। और इसके अलावा जो थिंकर्स हैं, आपको एक बार मैं फिर से याद दिलाती हूँ कौन कौन से उत्तराधुनिकतावाद से रिलेटेड थिंकर हो जाएंगे। एक लियोटार्ड तो हो ही गया, फिर निट्से हो गए, फिर मार्टिन हेडगेयर्स हो गए, फिर आपके हो गए माइकल फुकोल तो हो ही गए, जैक डेरिडा हो गए, रिचर्ड रॉट्री हो गए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम उत्तराधुनिकतावाद हमारा चैप्टर, उसके मेन थिंक आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया कि क्या बोलता है उत्तराधुनिकतावाद। तो फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है, अगर आपके, मैं रुक जाओ थोड़ा सा छोटा कर दे ताकि आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये सारे बुक्स इंपॉर्टेंट है। कार्ल पॉपर का है द पॉवर्टी ऑफ हिस्ट्री
हिस्टोरियंस, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से चैनल आपको हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे और अपने फ्रेंड में भी शेयर करेंगे। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।